तो आज हम एक ऐसी कविता देखने वाले हैं जो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। जी। क्या हमारी ये जो डिजिटल दुनिया की तरक्की है वो हमें उस जमीन से दूर ले जा रही है जो हमें जिंदा रखती है? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की किताब में एक कविता है, रंग माझे रंग उद्याचे, जिसे लिखा है अंजलि कुलकर्णी जी ने। और हमारे पास इसके सोर्सेज हैं और आज हम इसी में छुपे जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी, और ये सवाल आज मतलब पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अंजलि कुलकर्णी एक जानी मानी कवयित्री हैं। उनकी भाषा आप देखिए बहुत सरल होती है। हाँ, बहुत आसान। लेकिन बातें बहुत गहरी। इस कविता में वो सिर्फ फूलों और पेड़ों की खूबसूरती नहीं बता रही, नहीं, बल्कि वो आज और कल के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आज हम जो रंग चुनेंगे वही हमारे कल की तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए इस तस्वीर को जरा करीब से देखते हैं। कविता की शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत और शांत है। बिल्कुल। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोहोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। जी, दाट ताटवे मतलब फूलों की घनी क्यारियां, जहां तक नजर जाए बस रंग ही रंग दिखें। वाह! कवित्री कह रही हैं कि ये जो रंग मजेचे हैं, यानी आज की खुशियों के जो रंग हैं, हाँ, यही असल में रंग उद्याचे यानी हमारे भविष्य के रंग हैं। अच्छा। इसलिए इस पूरी सृष्टि यानी कुदरत को हमें जपुन ठेवू मतलब सहेज कर संभाल कर रखना होगा। ये एक तरह से कविता की नींव है। बिल्कुल, एक वादा है जो वो हमसे करवाना चाहती हैं। एक शांत और खूबसूरत वादा। लेकिन जैसे ही हम इस ख्याल में डूबते हैं, अगली ही पंक्तियों में वो हमें झिंझोड़ कर रख देती हैं। हाँ, टोन एकदम बदल जाता है। धान्य देई ना संगणक हा, काळी आई जगवू, मातीमध्ये जे हात राबती तयांस देऊ पुष्टी। और यही मेरे हिसाब से इस कविता का दिल है। बिल्कुल। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ संगणक है, हमारा कंप्यूटर, जो आज की टेक्नोलॉजी तरक्की का प्रतीक है। हाँ, और कवयित्री दो टूक कह रहे हैं कि ये हमें धान्य यानी अनाज नहीं दे सकता। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो खाना तो काली आई यानी हमारी उपजाऊ काली मिट्टी ही दे सकती है। इसलिए हमें उसे जगवू मतलब जिंदा रखना होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है। कवयित्री ने ये कविता शायद उस दौर में लिखी थी जब टेक्नोलॉजी और प्रकृति को दो अलग अलग खानों में देखा जाता था। सही बात है। आज के दौर में क्या ये टकराव उतना ही सीधा है? आज तो वही संगणक, AI ड्रिवन फार्मिंग और सैटेलाइट्स के जरिए काली आई की पैदावार बढ़ाने में मदद कर रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और यही इस कविता को आज और भी प्रासंगिक बना देता है। कैसे? देखिए, कवयित्री का असल इशारा शायद सिर्फ कंप्यूटर मशीन की तरफ नहीं है, तो फिर? बल्कि उस मानसिकता की तरफ है जो मानती है कि हम स्क्रीन पर बैठकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं और जमीन से कट सकते हैं। वो हमें हमारी जड़ों की याद दिला रही हैं। अच्छा। और इसीलिए दूसरी पंक्ति इतनी जरूरी है, माती मधे जे हाथ राबती तयांस देऊ पुष्टि। जो हाथ मिट्टी में मेहनत करते हैं। हाँ, किसान, हाँ, उन्हें पुष्टि दो यानी उन्हें मजबूत करो, उन्हें सहारा दो। आज के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है किसानों को बेहतर तकनीक दो, सही दाम दो, उनका सम्मान करो। तो ये सिर्फ एक टकराव नहीं बल्कि एक संतुलन बनाने की अपील है। बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं गलत नहीं होनी चाहिए। और यही वो केंद्रीय विचार है जो छात्रों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में स्वमत यानी पर्सनल ओपिनियन वाले सवालों में अक्सर इसी मुद्दे पर राय मांगी जाती है कि आप टेक्नोलॉजी और प्रकृति के रिश्ते को कैसे देखते हैं। जी, इसका जवाब रटा नहीं जा सकता, उसे समझना पड़ता है। सही बात है। और कवयित्री सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकती, वो एक रास्ता भी सुझाती हैं। हाँ, एक तरह का एक्शन प्लान। उफड़ू फेका बिया डोंगरी रुजतिल देशी झाड़े गच्छ माजतिल राने होइल आभाड़ातुन वृष्टि। हाँ, ये पंक्तियां कविता को एक सक्रिय आंदोलन में बदल देती हैं। उफड़ू फेका बिया डोंगरी यानी पहाड़ों पर, खाली पड़ी जमीनों पर बीज फेंको। ये एक सामुदायिक आवाहन जैसा लगता है। बिल्कुल, जैसे कोई लोकगीत हो। और यहाँ देशी झाड़े शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो किसी भी पेड़ की नहीं बल्कि स्थानीय पेड़ों की बात कर रही हैं, जो उस मिट्टी और मौसम के लिए सबसे सही होते हैं। एग्जैक्टली। यह एक एक्शन प्लान तो है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या सिर्फ पहाड़ों पर बीज फेंक देने से जंगल उग जाएंगे? आपका सवाल जायज है, लेकिन देखिए, कविता का मकसद हमें इकोलॉजिस्ट बनाना नहीं है।
तो फिर उसका मकसद है हमें प्रेरित करना। ये एक प्रतीकात्मक कदम है। इसका मतलब है कि शुरुआत करो, छोटे से छोटा कदम उठाओ। और इसके पीछे का विज्ञान तो सीधा है। बहुत सीधा है। जब सही जगह पर देशी झाड़े उगेंगे तो जंगल घने होंगे। वो कहती हैं गच्छ माजतिल राने। और जब जंगल घने होंगे तो वो बादलों को खींचेंगे। और फिर आभालातुन वृष्टि होगी, यानी आसमान से बारिश होगी। ये उस टूटे हुए वाटर साइकिल को फिर से जोड़ने का एक सरल नुस्खा है। और बारिश का जिक्र आते ही अगली पंक्तियां हमें पानी की आवाज सुनाती हैं। जी। डोंगरातून वाहत येते, खडाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारांमध्ये, राहील कासे कष्टी। यहाँ भाषा बहुत सुंदर हो जाती है। पानी कोई निर्जीव चीज नहीं है, वो खुद बात कर रहा है। खडाळते पाणी मतलब कल कल करता हुआ पानी। और फेन धवलशा तुषारांमध्ये, यानी दूध जैसे सफेद झाग वाले फुहारों के बीच से मानो पानी पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा है? कि जब मैं जीवन देने वाले इस रूप में मौजूद हूँ तो कोई कष्टी यानी दुखी और परेशान कैसे रह सकता है। ये सिर्फ H2O नहीं है। नहीं, ये जीवन है, खुशी है, संगीत है। ये बहुत खूबसूरत कल्पना है। लेकिन फिर कवयित्री हमें वापस आज की दुनिया की सच्चाई पर ले आती है। हाँ, जहाँ पैसा और मशीनें हैं। मिळेल पैसा मिळेल दौलत, यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी। यहाँ फिर वही तुलना है। कवयित्री ये नहीं कह रही कि मशीनों से पैसा दौलत नहीं मिलेगी। वो मानती हैं कि यंत्रांच्या संगति, मशीनों के साथ रहने से भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल, हम वो खो देंगे जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और वो क्या है? आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टि। अनोखी तुष्टि, एक खास तरह की संतुष्टि। जब मैं ये पंक्ति पढ़ती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आती है, जब हम बिना किसी वजह घंटों छत पर लेटकर आसमान को देखते थे। आज की जिंदगी में वो फुर्सत, वो सुकून कहाँ है? वो एक अलग ही तरह का संतोष था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो अनोखी तुष्टि है, वो मानसिक शांति, वो गहरा संतोष जो कुदरत के करीब होने से मिलता है। उसे कोई मशीन जो बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। ये हमारे आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव के टूटने की चेतावनी है। सही कहा। कवयित्री कह रही हैं कि दौलत की दौड़ में अपनी आत्मा की शांति मत खो देना। और इन सब चेतावनियों के बाद कविता का अंत एक बहुत ही सकारात्मक, एक उम्मीद भरी तस्वीर के साथ होता है। जी, ये भविष्य का एक सपना है। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्द झाड़ी सड़सड़ून याच्या, जगास सांगू गोष्टी। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों के मन हिरवी हिरवी यानी हरे भरे होंगे। इसका मतलब क्या है? मन हरे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि लोगों की सोच में पर्यावरण होगा, उनके दिल में प्रकृति के लिए प्यार और सम्मान होगा। वो एक सस्टेनेबल जिंदगी जिएंगे। अच्छा। और जब मन हरे होंगे तो उन्हें हर चीज में किती छटा हिरव्याच्या, मतलब हरे रंग की अनगिनत छटाएं, प्रकृति की विविधता नजर आएगी। और फिर वो कहती हैं कि हम दुनिया को कहानियां सुनाएंगे। हाँ, हम दुनिया को गर्द झाड़ी सड़सड़ुनियाचिया यानी घने पेड़ों के बीच हवा से पत्तों की सरसराहट की गोष्ठी यानी कहानियां सुनाएंगे। वाह! यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जहां इंसान कुदरत का दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त और उसका किस्सा गो बन जाएगा। वाह! तो इस पूरी कविता के सफर को देखने के बाद अगर किसी छात्र को परीक्षा के लिए इसका रस ग्रहण यानी अप्रिसिएशन लिखना हो तो उसे कैसे लिखना चाहिए? अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर में कैसे ढाला जाए? देखिए, रस ग्रहण को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पर इसका एक बहुत सीधा साधा तरीका है। इसे हमारी बातचीत का सार समझ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले कवयित्री का नाम अंजलि कुलकर्णी। ओके। दूसरा, कविता का विषय। यहाँ विषय सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, बल्कि आधुनिक जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन खोजना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा और सबसे जरूरी, कविता का संदेश। संदेश ये है कि सच्ची तरक्की और खुशी प्रकृति से जुड़कर ही मिल सकती है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा कल छोड़कर जाना है। बिल्कुल। चौथा, कविता क्यों पसंद आई। इसमें आप लिख सकते हैं कि यह कविता सरल शब्दों में आज की सबसे बड़ी चुनौती पर बात करती है। और संगणक और काली आई जैसे प्रतीक बहुत असरदार है। बहुत असरदार हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में अगर किसी खास पंक्ति का अर्थ पूछा जाए, जैसे हिरवी हिरवी मने भोवती, हाँ, तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। ये तो बहुत साफ तरीके से समझ आ गया। मतलब रस ग्रहण कोई मुश्किल चीज नहीं है बल्कि कविता को गहराई से समझने का नतीजा है। बिल्कुल।
अगर आपने कविता की आत्मा को समझ लिया तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो संगणक और काली आई में अंतर हो या प्रकृति को बचाने के उपाय हों। तो कुल मिलाकर रंग माझे रंग उद्याचे सिर्फ एक कविता नहीं है। नहीं, यह एक नजरिए की बात करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा आज का रंग यानी हमारे आज के कर्म ही तय करेंगे कि हमारे कल की दुनिया कैसी दिखेगी। सही कहा। ये कविता हमें उपभोक्तावाद से संरक्षणवाद की ओर ले जाने का एक आह्वान करती है। और अंत में मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कवयित्री हिरवी मने यानी हरे मन की बात करती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम 24 घंटे टेक्नोलॉजी और स्क्रीन से घिरे हैं, हरा मन होने का असल में क्या मतलब है? और क्या ये एक तरह की विडंबना है कि हम उसी संगणक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कविता आलोचना करती है, ताकि हम उस हरे भरे भविष्य के बारे में जागरूकता फैला सकें और उसे हकीकत बना सकें जिसका कवयित्री सपना देखती हैं।